भैया हेलो राम राम नमस्कार। हमें तो चिंते हुई नाम है हमारा सचिन चौधरी और हमारे संगे आज एक मोड़ी है जी खो आप सब जने चीनत हुई जो नहीं चीनत हो वे भी चीन लो काहे जब मोड़ी बड़ी कमाल की है। और इन्हें जो है दुनिया की कई सारी एवरेस्ट समेत जो है कई सारी जो चोटियां हैं उत्ते तक पहुंची है, ऊपर चढ़ी है, भारत को झंडा लहरा है तिरंगा झंडा। और इसके बाद अब स्कूब डाइविंग में भी रिकॉर्ड बना दो है कि दुनिया की पहली ऐसी मोड़ी जो स्कूब डाइविंग टेक्निकल और एवरेस्ट की चोटी दो ही जी ने चढ़ी हो। मेघा परमार हमारे संग है, मध्य प्रदेश की बिटिया हैं, बड़ी चर्चित हैं। मेघा राम राम। नमस्ते राम राम। जी बताओ, पहले तो दर्शकन को अपने काम के बारे में बताओ, क्या क्या तुम्हारी अभी तक उपलब्धियां रही हैं और किन उपलब्धियों के बाद आगे की क्या तैयारी, अभी तक उपलब्धि का क्या क्या तुम्हारी है? तो यहीं से पास की जगह से ही भोजनगर गांव है सीहोर जिला में। और उपलब्धि यह है कि पहले मध्य प्रदेश की पहली लड़की थी जिन्हें माउंट एवरेस्ट चढ़ा था और 4 महाद्वीप का हाईएस्ट माउंटेन्स को क्लाइंब कर था। और पूरे मध्य प्रदेश की ब्रांड एम्बेसडर थी मैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के। अभी ट्राई कर तो कि देश का नाम रोशन करूं और अपना आप ही वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गए। तो मैं दुनिया की पहली विश्व की पहली ऐसी लड़की है जिन्हें 4 महाद्वीप का ऊंचा पर्वत उनके भी फतह कर और 45 मीटर 147 फीट समंदर में देश को तिरंगा लहराया है। और ये इस बार को पूरा अचीवमेंट मैंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के समर्पित किया। ये मालवी में बोल रही थी, हम हिंदी में बोले चलो क्या के दर्शक जो है ना हो सकता नहीं समझ पाए, लेकिन जे उपलब्धि है। तो इवें पहाड़ चढ़वे को काम कब से शुरू करो, कौन सी उम्र से शुरू हुआ ये काम? 2017 में पहली बार पढ़ा था अखबार में कि मध्य प्रदेश के 2 लड़कों ने माउंट एवरेस्ट समिट किया। तब सोचा कि लड़की ने नहीं किया, फिर पता चला कि बछेंद्री पाल मैम ने 32 साल किया। मतलब मध्य प्रदेश की कोई भी लड़की ने माउंट एवरेस्ट समिट क्यों नहीं करे, वो लड़की मैं क्यों नहीं हो सकूँ? हमारे भी 2 हाथ पे दिया है। तो वहीं से हमारी शुरुआत हुई थी कि ट्रेनिंग करनी है। फिर सर्च करो, पता चला कि एक इंस्टीट्यूट रहे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, वहाँ से ट्रेनिंग ली। फिर पता चला एक 25 लाख रुपए की स्पॉन्सरशिप लगेगी। फिर वो इकट्ठी करी। 2018 में मैं फिर पहाड़ की जर्नी आपके बताऊंगा। तो 2018 में हमारा हिंदी में बताते चलो। तो 2018 में मेरा सक्सेसफुल माउंट एवरेस्ट समिट नहीं रहा था। पहाड़ों के चैलेंजेस बहुत डिफिकल्ट हो जाते हैं। हम लोग पहाड़ों पे 4 कैंप होते हैं माउंट एवरेस्ट के। 2 महीने का एक्सपीडिशन होता है, 25 किलो का बैग होता है, 2 किलो के जूते होते हैं, 2 किलो के नीचे क्रैम्पन लगे होते हैं। रात को क्लाइंबिंग करते, रात की 1-1:30 बजे क्लाइंब करना शुरू करते, दूसरे दिन की 8 बजे तक पहुँचते। रात को क्लाइंबिंग इसलिए करते कि उस समय स्नो हार्ड होती है और एवलांच नहीं आते, पर बड़े बड़े लेडर पार करने पड़ते निशानी नुमा और वैसे हिल रहे होते हैं। हम कैंप 1 पहुँचते हैं, वहाँ रात रुकते हैं, पानी बर्फ़ खोदते हैं, पानी पीते हैं। 26 किलो वजन कम हो गया था उस समय मेरा। बॉडी पहले फेट खाती, मसल्स खाती, धीरे धीरे आपको खाना शुरू कर देती। फिर कैंप 2 जाते हैं, फिर आ जाते हैं, फिर वापस जाते हैं। ऐसे रोटेशन होता है पूरे 2 महीने तक, उसे एक्मेटाइजेशन बोलते हैं। फिर लास्ट होता है समिट पुश। तो कैंप 3 पहुँचते 70 डिग्री का ग्रेडियंट। उसी के बाद ग्लेशियर में जो डेड बॉडी 350 डेड बॉडीज है माउंट एवरेस्ट के ऊपर, जिसे आप गार्बेज बोलते हैं। कभी उनके बगल से क्रॉस करते हैं, कभी ऊपर से क्रॉस करते हैं, तब जाके पहुंच पाते हैं। क्यों इतनी डेड बॉडीज क्यों? क्लाइमरों की डेथ हो जाती है। अच्छा। क्योंकि कभी ऑक्सीजन खत्म हो जाता है, कई बार क्लाइमर थक जाता है, कई बार वेदर खराब हो जाता है। बहुत पहाड़ों में एक चीज़ कही जाती है, पहाड़ों में दर्द कहा नहीं जाता, सहा जाता है। और आपके 2 माइंड काम करते हैं। एक मन हमेशा कहता है गिव अप कर दो, गिव अप कर दो, और दूसरा मन कहता है नहीं, नेवर गिव अप, चाहे जो हो जाए करना है। पर ज़रूरी नहीं कि आप गए हो तो आप वापस आओ। इतनी थकान हो जाती है क्योंकि शरीर में जान नहीं होती। डिहाइड्रेशन की वजह से यूरिन का कलर रेड हो जाता है और होंठ सफ़ेद पड़ जाते हैं। चेहरे की छाती 10-10 बार निकल जाता है, खून टपकता है यहाँ से। ये सिचुएशन होती है। कुछ भी करो, डेड बॉडीज को आप देखोगे आपको डर लगता है। ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसको डर नहीं लगे। जब आप उनके हाथ पैर के बगल से क्रॉस करते हो तो सबके मन में ये भाव आता है हम भी वही करने आए जो ये करने आए, पता नहीं हम भी जाएँ या नहीं जाए वापस घर। पर 2018 में मेरा सक्सेसफुल नहीं हुआ था। 700 मीटर रह गया था मेरा। मेरे शेरपा ने बोला कि चले तो जाएंगे, आएंगे नहीं। फिर 2018 में आने के बाद रीढ़ की हड्डी टूट गई थी 3 जगह से ट्रेनिंग के दरमियान। फिर 2019 में सक्सेसफुल हुआ और -52 डिग्री टेम्परेचर, जहाँ चंद सेकंड के लिए ग्लव्स निकाल लेंगे तो फोर्स बाइट हो जाता है, जिससे उंगलियां काटनी पड़ जाती है। उस कंडीशन में आप इंडिया का फ्लैग निकालते हो तो फील होता है कि आपने जो मेहनत की वो सार्थक हुई। तो ऐसी फिर एक की बजाय तुम और अलग अलग चार चोटी पर चढ़ चुकी, वो कहाँ की पहुंची? तो यूरोप महाद्वीप का माउंट एल्ब्रस है, वो भी बहुत कठिन माउंटेन है।
बेस कैंप से ऊपर तक तो इजी है, पर ओकाबाद जो समिट पुश रहे वो बड़ा टफ था। इतना ठंडा कि कभी तो ऐसा लगे कि बहुत तेज गर्मी, सारा इक्विपमेंट निकाल दो। कभी इतना ठंडा, इतनी ठंडी कि पैर कब कपाने लगेगा आपका। कभी स्नोफॉल शुरू है तो वहाँ वेदर की तुम रिपोर्ट नहीं बता नहीं सकते। द्वितीय विश्व युद्ध हारिया था, वो मेन रीज़न तो वेदर। तो रशिया, मतलब जहाँ हम रशिया की बॉर्डर पे आए हैं, यूरोप महाद्वीप का हाईएस्ट माउंटेन माउंट एल्ब्रस, वहाँ तो मैं नहीं पता कब वेदर खराब हो जाए। वो बड़ा टफ समिट रहा, तो तब करने वाली भी मध्य प्रदेश की पहली रही थी। तभी मैं ब्रांड एम्बेसडर बनी थी उसी साल, मध्य प्रदेश की ब्रांड एम्बेसडर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की। और ओकाबाद किलीमंजारो मैंने क्लाइंब किया था। तो वो माउंटेन ऐसा है कि वहाँ पे ज्वालामुखी है और अब वो ओकाबाद बर्फ़ की है, तो वहाँ रेतीला तूफान खतरनाक आया है, वो पार करना बहुत टफ रहता। फिर ऑस्ट्रेलिया का हाईएस्ट माउंटेन जब मैं गई थी वो नॉर्मल था, पर समिट को भी कठिन था, आपकी कंटिन्यू चलना था। पर एवरेस्ट जितना कठिन कोई नहीं था। एवरेस्ट जितना कठिन कुछ नहीं। और अब जो एक नई चीज़ आई है तुम्हारी स्कूब डाइविंग, जी अब तो पहाड़ से आदमी कहते हैं आसमान से गिरे खजूर पे अटके, तो पहाड़ से समुद्र में पहुंच गई। जी कहाँ से पहुंच गई? तो टेक्निकल स्कूबा डाइविंग मैंने हमारी कुछ स्टूडेंट हिंदी में, हाँ मैं पता नहीं क्यों आप बुंदेलखंडी बोल रही है, तुम्हारी माल भी निकल गई नहीं तो तुम हिंदी बोल। तो वहाँ से हमारी शुरुआत हुई थी, मेरी शुरुआत हुई थी वहाँ से कि अब मेरे को डाइविंग करनी है। मैं अपने स्टूडेंटों को रेडी कर रही थी कि मेरे को भी कुछ करना है अपने अगले अचीवमेंट। तब देश मैं कर रहा था हमारे, फिर मुझे पता नहीं था कि डाइविंग का लिए स्विमिंग कंपलसरी है थी, तो मैं टेक्निकल डाइविंग सीखना था। टेक्निकल डाइविंग सीखने के लिए मैं जब पहुंची वहाँ पे पता चले इंस्ट्रक्टर नहीं है, तो हमारे लिए मेरे लिए इंस्ट्रक्टर अर्जेंटीना से आए। मिक्सचर हो रहा है पता नहीं क्यों। बहुत कम ऐसा होता है कि निकलती है, पर आपके यहाँ निकल रही है, मालवी निकल रही है। तो हम लोग ट्रेनिंग शुरू करी। ट्रेनिंग बहुत कठिन रही, मतलब माउंट एवरेस्ट से ज़्यादा कठिन मेरे लिए डाइविंग की ट्रेनिंग थी, क्योंकि बहुत पढ़ना पड़ता था। इतना ज़्यादा पढ़ के मैं यूपीएससी का एग्ज़ाम निकाल रही थी जितना मैंने फिजिक्स इन दिनों पढ़ा था। इंग्लिश की इतनी मोटी मोटी किताब, इंग्लिश में हमने वही मैंने छठी का बाद कभी ढंग से ठीक से इंग्लिश नहीं पढ़ी जितनी मैंने अभी पढ़नी पड़ी थी। बाद में टेक्निकल टर्म, जब आप पानी के अंदर जाओगे तो प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ता है। जैसे हमें सिखाते हैं उदाहरण के समय, खाली बोतल हम लेके जाते हैं और अंडा यदि आप यहाँ फोड़ोगे तो कैसे मेल्ट हो जाएगा, तो हम अंडा और दोनों बोतल लेके जाते हैं। तो बोतल यहाँ फुली हुई रहती है, नीचे जाके कुचुम हो जाती है, मतलब शरीर के ऊपर ऐसा प्रभाव पड़ता है सारे हमारे ऑर्गन और सबके ऊपर। वैसे अंडा वहाँ अंडर वाटर फोड़ते हैं तो वो येलो के ऊपर वाइट घूमता रहता है, तो इतना प्रेशर होता है कि बॉडी के साथ क्या होता होगा। जैसे जैसे नीचे जाता है कैसे नार्कोटिक होना शुरू हो जाती है, मतलब शराबी जैसे काम करता है ना, वैसे समझ नहीं आता क्या हो रहा है। मैंने इंडिया का फ्लैग जब पानी में लहराया था 45 मीटर पे, मुझे ये नहीं समझ में आता कि ऑरेंज कलर कौन सा है, ग्रीन कलर कौन सा है, तो हमने दोनों तरफ फोटो निकलवा लिया था क्योंकि समझ नहीं आ रहा था। तो वो ट्रेनिंग होती है कि एक ही चीज़ को 100 बार उठवाते हैं हमारे टीचर, ताकि मसल मेमोरी बिल्डअप हो जाए, अंदर आप कुछ भी आपके साथ हो पर वो ध्यान रखें। नीचे जाते हैं तो शरीर में हम ऑक्सीजन तो ब्रीथ कर लेंगे, नाइट्रोजन कहाँ जाएगी, तो शरीर में बबल्स फॉर्म में चली जाएगी। जैसे कोको कोला की बॉटल में बबल होते हैं, वैसे ही हमारे शरीर में बबल्स फॉर्म में आ जाती है। यदि उन बबल्स को नहीं निकालेंगे और सीधे वापस ऊपर आ जाएंगे तो DCS होता है, जिससे डिकम्प्रेशन सिकनेस बोलते हैं, तो आप पैरालाइज हो सकते हो, आप मर भी सकते हो। तो उस चीज़ को जाने में 10 मिनट लगता है, ऊपर आना सबसे कठिन होता है टेक्निकल डाइविंग में। तो बोयेंसी मेंटेन करके रखना, 3 सेकंड में सांस लेनी, 3 सेकंड में सांस लेनी, 6 सेकंड में छोड़ना, डेप्थ मेंटेन करके रखना, डिफरेंट, क्योंकि नीचे जाने पे तो गैसों का मिक्सचर यूज़ करेंगे, तो ऑक्सीजन कितने % रखनी है, नाइट्रोजन कितने % रखनी है, कितनी डेप्थ पे कितनी एयर आप यूज़ कर सकते हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है। कैलकुलेशन पानी के अंदर करना होता है, तो बहुत कठिन होता है। जो ऑक्सीजन यहाँ आपको जीवनदायी नहीं है, नीचे जाने के बाद यदि गलत डेप्थ पे आपने वही ऑक्सीजन ब्रीथ कर ली तो आपको ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी हो जाएगा, आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम डैमेज हो जाएगा। और सही डेप्थ 6 मीटर पे आपने प्योर ऑक्सीजन नहीं ब्रीथ करी, आप ऊपर आ गए तो वो बबल्स आपके बॉडी में रह गए, वो बबल्स नहीं निकले तो आप DCS की वजह से मर जाओगे। तो बहुत टेक्निकल टर्म होते हैं कि छोटी सी गलती, सेकंड डेप्थ या टाइम की गलती हुई आप मर जाओगे। कैलकुलेशन पानी के अंदर करते हैं, आपने स्लेट देखेंगे आप वीडियो में, तो हम कैलकुलेशन करते थे। हमारा डाइव कंप्यूटर होता है जो पीप पीप की आवाज़ कर देता है कि हम कितनी डेप्थ पे हैं, कितने देर पे हमें रुकना है, कितनी जल्दी ख़त्म करनी है, पर सब एक जैसा नहीं रहता। पानी समंदर तो समंदर है, समंदर में रहते हैं करंट, ऐसा लगता है हवा के सामने खड़े होते कैसे झोंका हमें ले जाता है, तो करंट भी वही काम करता है। फिर मरीन लाइफ, जेलीफिश के स्टिंग जब लगते हैं तो ऐसे घाव हो जाते हैं, तो जला हुआ इंसान का होता है। एक बार जेलीफिश लगी थी मुझे, यूरिन छूट जाता है आपका, इतना तेज दर्द होता है कि क्या हुआ, कुछ सुध नहीं रहती है आपको। एक स्कॉर्पियन फिश होती है जो हम जिस साइड पे डाइव करते थे, पौंडीचेरी से 1 घंटे के अंदर पे हम जब जाते थे,
यदि उस पर हाथ रखा गया आपका, तो उस मछली का ऐसा है कि वो रेतीली दिखती है। तो यदि हाथ रखा गया तो उसके जहर से नहीं मरता इंसान, पर उसका दर्द ऐसा होता है कि 100 हथौड़े कोई एक ही जगह पे मार रहा है, तो उसके दर्द से लोगों को हार्ट अटैक आ जाता है और लोगों की मौत हो जाती है। फिर लॉयन फिश होती है, ऐसी कई चीज़ें होती हैं जिनका भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। एक रोप की लाइन को सिर्फ हम देखते हैं, पर करना सब कुछ हमें पड़ता है। फिन करना पड़ता है तेज़ी से, उसकी टेक्निक होती है। इतने सिलेंडरों को कैसे मेंटेन करना है, वो टेक्निक होती है। अपनी गैसों को ज़्यादा देर तक चलाना, 3 नज़र रखनी पड़ती है। आपके पास गियर बची है, कौन सी आपकी डेप्थ है और आपको कंट्रोल कैसे करना है। और 2 लोगों की जान डिपेंड करेगी। आप मेरे ऊपर डिपेंड हो, मैं आपके ऊपर डिपेंड हूँ। पानी के अंदर अकेला व्यक्ति जब टेक्निकल डाइविंग करता है वो नहीं जाता। तो यदि आप मेरे गुरु हो, पर आपकी जान भी मेरे ऊपर डिपेंड कर रही है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है टेक्निकल डाइविंग में। कभी भी आप मर सकते हो। इतनी चीज़ों में, इतनी देर की बात में तुमने डायरेक्ट 150-200 बार कहते कि मर सकते हो। तुम अच्छे वाले काम से जो मरवे के काम कर कह रही जो कहाँ से तुम्हारे दिमाग में आई कि यही करने। समंदर में तुम कह रही मर सकते हो, पहाड़ में मर सकते हो, तो जिंदा रहने के काम काहे नहीं करते थे? ये बात मेरी मम्मी भी बोलती है और मालवी में भी बोलती है मेरे को कि थोड़ी थारे अच्छी ज़िंदगी जीनी बेटा, सीधी सही ऐसा काम क्यों करे तू। बाद में उन्हें प्राउड फील होता है, पर सभी ऐसे सोचेंगे तो क्या होगा। मैं मम्मी को बोलती हूँ कि मान लो मैं रोड पे जा रही हूँ, मेरा एक्सीडेंट हो जाए तो मैं तो यहाँ भी मर जाऊँगी। हम कुछ करके क्यों ना मरे। जब मैं यदि कुछ मुझे एडवेंचर अच्छा लगता है इसलिए मैं करती हूँ, मुझे डर नहीं लगता, क्योंकि बच्चे छोटी छोटी बात पे हिम्मत आ जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। जब मैं एडवेंचर, मैं भी पहले डिप्रेशन का शिकार हुई या ये हुई, जब मैं एडवेंचर फील्ड से जुड़ी तब मुझे लगता है कि जब मैं पहाड़ पे इग्लू वहाँ आप सर्वाइव करना सीखते हो कि जिंदा कैसे रहना है। ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है जो मैंने सीखी, जिंदा कैसे रहना है। 2 मैगी के पैकेट में 6-6 दिन आपको कैसे निकालना है, छोटी छोटी करके। तो वो भय खत्म हो जाता है, सुसाइड वो चीज़ ही खत्म हो जाती है, सुसाइड मरने वाला भय। ये है कि सर्वाइव कैसे करना है, जिंदा कैसे रहना है। ये अच्छे भले की आप बात कर रहे हो। तो जब मैं माउंट एवरेस्ट चढ़ी, भले ही रिस्क था, आज कितनी लड़कियों की लाइफ चेंज हुई। उनके पापा लोग उनको पढ़ाने तो सब लग गए थे, पर BA BCom भेजते थे। अब उनको बोलते डिफरेंट फील्ड में जाओ, उनके लिए रास्ता खुला। अब मैं डाइविंग करती हूँ, दूसरे बच्चों को प्रेरणा मिलती है कि डिफरेंट फील्ड चुनो, इसमें भी करियर स्कोप है पैसा कमाने का। नॉर्मल जो पुरानी पुश्तैनी चीज़ें देते थे, इंजीनियरिंग बन लो, डॉक्टर बन लो, डाइविंग में पैसा कमा सकते हो, काफ़ी पैसा कमा सकते हो, अच्छा पैसा कमा सकते हो। तो कब खुलेगा, किसी को तो रिस्क लेना पड़ेगा ना। 1 लाइन खड़ी करने के बाद मेरा जो जीवन का लक्ष्य है, 10 लाइन मेरे बगल में खड़ी होनी चाहिए। बहुत बढ़िया बात। एक आखिरी सवाल के, आप एक बहुत सामान्य से परिवार से हो, आर्थिक तौर पे इतनी सब चीज़ों में बहुत सारी ट्रेनिंग लगत, बहुत सारे सहयोग की ज़रूरत पड़त, जो कैसे अपने आप इकट्ठो भाव अपील भई, या मतलब जे संसाधन कैसे जुट पाए तुम्हारे जीवन में? ईमानदारी, ईमान बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं बाकी तो ऊपर वाला रास्ता निकालता है। मेरा अकेला जीवन मेरा अकेले का कभी नहीं होता, इसके पीछे बहुत लोगों का हाथ होता है। वो अपनी खिलाड़ी को मैं एक उदाहरण देती हूँ। खिलाड़ी जब जीत जाता है ओलंपिक वगैरह, 10 लोग खड़े हो जाते थे। हिमा दास को एडिडास ने जूते दे दिए, पर यदि वही जूते वो पहले देते तो और कितना अच्छा करती। तो मेरे जो स्पॉन्सर है वो मुझे वो जूते पहले देते, आप ये समझ सकते हैं। तो मेरे जीवन में मेरे स्पॉन्सर का बहुत रोल है। यदि मैंने माउंट एवरेस्ट सबमिट किया तब और अभी, उन्होंने मुझे सारे इक्विपमेंट उपलब्ध कराए और मेरा भी ईमान रहता है। मैं अपने स्पॉन्सर का 1 रुपया अपने निजी जीवन पर खर्च नहीं करती है। 150 रुपये की शर्ट अब खरीद लिए। 150 की कहाँ से मिली? 250 की लग रही कम से कम। 150 की है। 150 की मोल भाव करके ले आती है। कलर निकल जाएगा उसका 6 बार पहनने के बाद। तो ये होता है कि अपने जो मेरी कमाई का पैसा होता है, मैं उसका खाने पे, अपने ट्रैवलिंग पे, इस पे खर्च करती हूँ। मेरे स्पॉन्सर का पैसा 1 रुपया अपने निजी जीवन पे खर्च नहीं करती, चाहे तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। फिर पैसा अब आना, जैसे पूरा 9 लाख रुपए का खर्च आया था मुझे। नगर निगम, SBI, दीप्ति आर सिंह और जो कटनी के विधायक थे पाठक सर, संजय पाठक सर, उन्होंने मुझे 1 लाख रुपए की स्पॉन्सरशिप दी। स्टार्टिंग में मेरा जब डाइव कंप्यूटर आया था तब मुझे बिरला बॉन्ड स्कूल में हो गया, मुझे ट्रूबा कॉलेज हो गया, बंसल ग्रुप हो गया। ये वो लोग होते हैं जो पहले सपोर्ट करते हैं। मधु परमार हो गई, जय परमार हो गए, कर्नल गर्ग हो गए, और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने मुझे, मयंक जी हो गए, जिन्होंने मुझे पहले सपोर्ट किया। और मैं हर मंच पे उनका जाके नाम लेती हूँ। रीज़न ये होता है कि ये वो लोग हैं जो अब खड़े हैं, और हर मंच पे यदि मैं उनका नाम लूँगी तो कितने बच्चों को के लिए दूसरे लोग खड़े होंगे, इंस्पायर होंगे। तो स्पॉन्सर का बहुत रोल होता है। हाँ, मेरे को प्लेटफॉर्म दिलवाने वाले भी वही लोग होते हैं। एक इक्विपमेंट, मतलब 25,000 के फीस खरीदना मेरी कभी क्षमता नहीं है। BCD 40,000 की, टाइप कंप्यूटर 40,000 का, बाकी के पूरे इक्विपमेंट, पूरे कोर्स की फीस, जो अर्जेंटीना से टीचर आया उसकी फीस ईदी तो नहीं होगी।
2.5 लाख रुपए एक कोर्स की फीस थी। नीचे गई थी जब पहला अटेम्प्ट अनसक्सेसफुल रहा था, जब मैंने पीछे पोस्ट भी डाला था, 70,000 की एक डाइव थी वो मेरी। और उन्हें उस डाइव को पूरा स्पॉन्सर किया था, पूरा का पूरा डाइव प्लान को 45 मीटर को गुजरात के विपुल भाई पटेल हैं जो कि यूएस में रहते हैं, उन्होंने पूरा स्पॉन्सर किया था। और जब मैं आने के बाद रोई कि सर आपका पैसा पानी में चला गया, ये वाली फीलिंग थी मेरी। 70,000 रुपये की एक डाइव मतलब बहुत बड़ी बात थी। गैसों का मिक्सचर यूज़ किया, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, वो पैसा पानी में नहीं गया, फिर से तैयारी करो, लगेगा तो और भी लगा दूंगी। तो उनका स्पॉन्सर का बहुत रोल होता है खिलाड़ी को आगे बढ़ाने में, और उनका एहसान किसी भी को कभी नहीं भूलना चाहिए यदि आपको जो आगे बढ़ाता है। तो मेगा परमार से आप लोगों को आज हमने मुलाकात कराई, और जे केवल एक अपने जीवन के लाने जितने जी एक्सपेरिमेंट मरवे के कर रही वो अलग बात है, लेकिन इनके जो प्रयास हैं वे कईयों की उम्मीदों को जिंदा कर रहे हैं, जो सबसे बड़ी बात है। और वे खास तौर से बेटियों के लाने, लड़कियों के लाने एक मिसाल हैं कि कमजोर नहीं, मजबूत बनो। और मजबूती को मतलब को केवल 2 लपाड़ा मारवो नहीं है, एवरेस्ट पे चढ़वो मजबूती है। तो ऐसी बेटियां समाज की प्रेरणा है, और इनके सहयोग के लाने सबको आगे आए चाहिए। और उम्मीद करें कि सरकार भी इनके सहयोग के लाने जितने अब अलग अलग स्तर पे जो भी इनको सहयोग भाव है, उनके अलावा सरकारी स्तर पे भी इनको बड़ो सहयोग मिले, जिसे वे जो हासिल कर चुकी उसे और बेहतर हासिल करें, और उनसे प्रेरणा पाके जो लोग इनके नक्शे कदम पर चलो चाहो उनको भी जे सहयोग करने की स्थिति में आवे। राम राम। राम राम।